कितने बच्चों ने कुछ कुछ सुना है इसके बारे में? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाँ जी सर, यू नो अबाउट दिस? हु वाज द डायरेक्टर ऑफ दिस? अब्दुल कलाम साहब वाज द डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोग्राम। तो अब अगर मैं अब्दुल कलाम साहब की प्रोफाइल, हम ये हर बार बोलते हैं अगर कूल बनना है तो इस बंदे की तरह बनो, द एक्चुअल काइंड ऑफ कूल, not the show off kind of cool. अब APJ Abdul Kalam was responsible for making the liquid propellants also. APJ Abdul Kalam की वजह से हमारे पास he is not solely responsible, he was part of the team. हमारे पास PSLVs भी हैं। अगर हमारे पास PSLVs नहीं होते हम कभी भी इतने जो मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। पहला चंद्रयान हमने PSLV से डाला है, वो आदमी स्पेस टेक्नोलॉजी में भी है और वो आदमी मेरा डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी है, राइट? बंदे बाइक चला के कूल बनते, अगले ने मिसाइल्स बना दिए, राइट? सो दैट इज द राइट काइंड ऑफ कूल. बी इंटेलिजेंट. द इंटेलिजेंट इज द न्यू कूल. If you have the intellect in your mind, nobody can stop you. APJ Abdul Kalam proved that. Dr. Kalam and his team started with the building of ballistic missile, Integrated Guided Missile Development Program और IGMDP. IGMDP का मेन एम था बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप करना। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट आर बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स होती क्या है, हमको क्यों बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स में इतना कॉस्ट का डिफरेंस क्यों होता है। ब्रह्मोस हमारे पास 1 है, अग्नि हमारे पास 5 है, ब्रह्मोस 2 अब जाके बनी है, जबकि ब्रह्मोस में जब से पैदा हुआ हूँ तब से मेरी परेड में देख रहा हूँ कितने लोग हैं जिनको इतनी चीज़ पता है कि बचपन से मुझे ये पता है कि हमारे पास एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस, बचपन से पता है। और अब ब्रह्मोस 2 बनी है, अग्नि 4 का क्वेश्चन भी आ चुका है, यानी कि एक तो 3 4 5 वर्जन्स बन गए, एक के 2 ही वर्जन बने हैं। ये हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले बेटा बैलिस्टिक मिसाइल या बैलिस्टिक मूवमेंट क्या होता है, व्हाट इज बैलिस्टिक मूवमेंट? बैलिस्टिक मूवमेंट इज व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले बैलिस्टिक मूवमेंट में पहली चीज जो चाहिए वो क्या चाहिए, दैट द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बैलिस्टिक मूवमेंट का व्हेन एनीथिंग फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज, ये जब गिरेगा तो भी ग्रेविटी में जाएगा, राइट? इफ आई मेक इट फॉल लाइक दिस इट विल ऑल्सो फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बट मान लीजिए दिस इज इंडिया और इंडिया को अटैक करना है, लेट अस से दिस रीजन ऑफ चाइना। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस रीजन I am talking about more than 5,000 kilometers, nearly 5,000 kilometers मान लीजिए। अब मैं अगर मिसाइल भेजूं और मैं मिसाइल भेजूं कि मैं इस टारगेट को लॉक कर दूं कि तू मिसाइल यहाँ तक चली जाना, अगर अब मैं इस मिसाइल को नीचे नीचे तक भेजूंगा या नीचे लोअर एटमॉस्फेयर पे भेजूंगा तो फिर मुझे मिसाइल में लगाना पड़ेगा बहुत सारा फ्यूल। कभी भी ये छोटा सा काम करके देखना, आप एयर टिकट बुक करना, आज पेमेंट मत करना, एयर टिकट बुकिंग तक जाना, फाइनल पेमेंट तक जाना और प्राइस ब्रेकडाउन देखना। आप जब प्राइस ब्रेकडाउन देखोगे तो मोर देन 70% ऑफ द प्राइस इज एक्चुअली ऑफ फ्यूल। आपका सबसे ज्यादा कॉस्ट जो आती है किसी भी टाइप की एयर मूवमेंट नहीं, पानी दे दीजिएगा बस, गर्म पानी, हाँ, किसी भी टाइप का जो एयर मूवमेंट होता है वो एयर मूवमेंट मेरा सिंपल एयरक्राफ्ट का हो जिससे हम फ्लाइट से आते जाते हैं, या फिर वो मेरी मिसाइल हो, या मेरा रॉकेट लॉन्चिंग हो, या फिर मेरी स्पेस लॉन्चिंग हो, हर केस में सबसे बड़ा कंपोनेंट जो कॉस्ट का होता है वो होता है फ्यूल। चलो कॉस्ट भी मैंने मान ली कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को मुझे सेव करना है, इंडिया की डिफेंस की बात है, लेकिन जो और बड़ी दिक्कत आती है वो होती है वेट। भाई जितना फ्यूल होगा वो उतना वेट भी कैरी करेगा, और कोई भी चीज़ अगर बहुत भारी है, कोई भी चीज़ अगर बहुत भारी है उसको जितना ज़्यादा मुझे दूर भेजना है कि अगेन मेरे फ्यूल कंजम्पशन और ज़्यादा हो जाए। इसलिए आपकी जो स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, जो मेरी रेसिंग कार्स होती हैं, उनमें नंबर ऑफ सीट्स तक कम करके रखते हैं वो, क्योंकि जितनी हल्की स्पोर्ट्स कार होगी इन टर्म्स ऑफ एडिशनल वेट, भाई मैं बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, बॉडी के साथ इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि कोलिजन हो तो मेरा बंदा नहीं फट के निकल जाए, मैं बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, आई नीड टू पुट गुड ग्रेड ऑफ स्टील, बट व्हाट आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन और व्हाट आई कैन रिड्यूस इज द एडिशनल वेट। सो जब मुझे मिसाइल बनानी होती है, whenever I am designing a missile, I have to take 2-3 things in my consideration. One, the missile cannot be very bulky.
I need to make sure that the missile is not very bulky, especially if I want to launch a missile for the larger distances. बैलिस्टिक मिसाइल्स बनी थी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि मुझे फ्रांस पे डायरेक्ट मिसाइल लॉन्च करनी है। ये चीज़ें हमने सुनी है कि यूएसए एक टाइम पर दुनिया के किसी भी हिस्से पे अटैक कर सकता है, राइट। आपको जब परेड होती है तब जो बैकग्राउंड में दीदी भैया जो करते हैं कमेंट्री, वो ये बोलते हैं ना कि भारत अब सशक्त है कि अफ्रीका से लेकर यूरोप तक किसी भी जगह मिसाइल दाग सकता है, इसी तरीके की भाषा बोलते हैं। यानी कि वी कैन डायरेक्टली अटैक जर्मनी ऑल्सो फ्रॉम आर कंट्री, यस वी हैव दैट कैपेबिलिटी। तो अब वो कैसे होगी, उसके लिए मैं क्या करूँगी, लिसन वेरी केयरफुली, लेट अस से दिस इज इंडिया एंड दिस इज जर्मनी। जर्मनी में 10 साल बाद कुछ हिटलर टाइप का आइटम हो गया, ठीक है, और बोला हम असली आर्यन है, ये तो बर्बाद हो गए। हम बोले हम ही असली हैं, तो क्या हो गया, हमारा कलर डार्क हो गया। भाई पूरा उसका रेशियल सुप्रीमेसी में था। अब मान लीजिए वो रिलीजियस परसिक्यूशन हमारा करने लगे, मुझे जर्मनी पे अटैक करना है। वन वे इज डायरेक्टली सेंड दी मिसाइल टू दैट विच इज नॉट फीजिबल और सस्टेनेबल। दूसरा तरीका क्या है, मैं इंडिया से मिसाइल लॉन्च करूंगा इस डायरेक्शन। इंडिया से व्हेन आई विल बी लॉन्चिंग मिसाइल इन दिस डायरेक्शन, I will launch missile in a layers much above the atmosphere. ऐसा नहीं है कि इंडिया की ग्रेविटेशनल जोन से बाहर चला जाए, इंडिया की ग्रेविटी होनी चाहिए, लेकिन मैं एटमॉस्फेरिक लेयर से काफ़ी ऊपर उसको लॉन्च करूँगा। मैं क्यों लॉन्च करूँगा, मैं एक एंगल के साथ, इंक्लिनेशन के साथ, टारगेट बेस्ड, इफ आई लॉन्च दिस मिसाइल आफ्टर इट हैज़ रीच द हाफ पॉइंट, after it has reached the half point, now the missile will fall under the influence of gravity। यानी कि अगर मुझे इस लोकेशन से इस लोकेशन तक मिसाइल लॉन्च करनी है तो मैं इसको इंक्लिनेशन दूंगा। इफ फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन, आई विल फर्स्ट गिव दिस मिसाइल इंक्लिनेशन, दिस इंक्लिनेशन विल डिसाइड वेयर इट इज गोइंग टू लैंड। आई ऑल्सो हैव गाइडेंस सिस्टम नाउ, मेरे पास नाविक भी है। कितने बच्चों को नाविक के बारे में पता है, नेविगेशन सिस्टम? कितने बच्चों को कोई आइडिया नहीं है क्या होता है नाविक या नेविगेशन? ईमानदारी रखोगे हम हेल्प कर पाएंगे। व्हाट इज नेविगेशन सिस्टम बेटा? जीपीएस होता है जैसा, जीपीएस आप मैप्स खोलते हैं, मैप्स पे आपको दो चीजें दिखती हैं, एक लोकेशन, एक टाइमिंग, कि वो लोकेशन कहाँ है और उस तक पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। कोई भी नेविगेशन सिस्टम ये बेसिक दो चीजों पर काम करता है, वन इज प्रिसाइज लोकेशन, सेकेंड इज दी टाइम। नाविक सिस्टम मेरी मिसाइल को ये बताएगा कि तू बेटा लोकेशन पर पहुंचेगा और कितना टाइम उसके लिए लगेगा। सो लेट अस से आई हैव स्टार्टेड लॉन्चिंग, व्हेन आई लॉन्च दिस आई विल लॉन्च द मिसाइल और यहाँ तक आई एम गोइंग टू यूज द फ्यूल। मैं इस मिसाइल में उतना ही फ्यूल डालूंगा जो इसके आधे रास्ते तक इसको लेकर जाए। मुझे मिसाइल को कैसा बनाना था? हल्का। आई हैड टू मेक द मिसाइल लाइट, so the amount of fuel will be only sufficient for the half the trajectory और mid trajectory, और बाकी की trajectory में the missile will fall under the influence of gravity। इसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक मूवमेंट। हम पैराबोलिक मूवमेंट भी बोलते थे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब बॉल फेंकते हैं तो बॉल अपनी हाईएस्ट पीक तक जाती है और उसके बाद बॉल विल फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बॉल आपको कितनी दूर फेंकनी है, क्या ये आपका हाथ का डायरेक्शन डिसाइड करता है? बचपन में ये सबने करा, मुझे किसको मारना है बॉल से, वो मैं कैसे डिसाइड करता था? मैं अपने एंगल ऑफ द आर्म। सेम थिंग यू आर डूइंग विद द मिसाइल ऑल्सो। What are you going to work on? You are going to work on the inclination of the missile. The inclination of the missile and the fuel that you are going to supply is going to take the missile till the peak, zenith or the middle of the trajectory. फिर यहाँ से the missile will fall under the influence of gravity. When the missile is falling under the influence of gravity, will I be needing fuel? गप, अरे ट्राई मार लो, गेस कर लो, will you be needing fuel? No. So this is the benefit of ballistic missile. Why am I choosing ballistic missile? Ballistic missile सबसे पहले मुझे लॉन्च कहाँ करनी पड़ेगी? हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। बैलिस्टिक मिसाइल का आधा जो रास्ता होता है वो बिना फ्यूल के केवल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जाता है। जैसे कि जब मैं ऊपर की तरफ बॉल फेंकता हूँ तो हाईएस्ट पीक तक तो मेरी स्ट्रेंथ काम करती है एक्चुअली। जो बॉल को अपने हाईएस्ट
पीक तक लेके जाती है, हाइट तक लेके जाती है. उसके बाद जो बॉल फॉल करती है दैट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. सेम इज हैपनिंग विद बैलिस्टिक मिसाइल. सो दिस इज व्हाट बैलिस्टिक मिसाइल एक्चुअली लुक्स लाइक. अब इसको धीरे धीरे इस डायग्राम को समझते हैं. बैलिस्टिक मिसाइल, मान लीजिए ये सारे हिस्से मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल बन रहे हैं. ऑल ऑफ दीज टुगेदर इज क्रिएटिंग माई बैलिस्टिक मिसाइल. जो एक्चुअल वॉरहेड है वो वॉरहेड कहाँ पर है मेरा? ये वॉरहेड किसको बोलते हैं बेटा? व्हाट इज द वॉरहेड? दैट पोर्शन ऑफ द मिसाइल विच इज एक्चुअली कैरिंग द एम्यूनेशन. अब वो एम्यूनेशन कुछ भी हो सकता है. दैट एम्यूनेशन कैन बी अ बॉम्ब, इट कैन बी अ मिसाइल, इट कैन बी सम केमिकल ऑल्सो, it can be anything, it can be a nuclear weapon also. Everything together is considered as warhead. If there is nuclear weaponry, it is called as nuclear warhead. If it is general ammunition, it is called as conventional warhead. Conventional यानी आम warhead, जैसे कि हमारा general असला बारूद होता है. Nuclear warhead is when you are using any kind of nuclear material. हमने सबसे पहले क्या किया? I created this missile and in this missile मैंने इसमें different compartments लगाए. अब इसको मैं कैसे समझूं? कितने बच्चों ने जनरल रॉकेट लॉन्चिंग देखी है न्यूज़पेपर में या मीडियाज में? कोई भी स्पेसक्राफ्ट वगैरह, चंद्रयान लॉन्च हो, कुछ भी लॉन्च हो, क्या डिफरेंट हाइट पर जाके कुछ मटेरियल नीचे गिरता जाता है? कितने लोगों ने नोटिस किया कि अलग अलग हाइट पे जाते हैं और कुछ पार्ट मेरा रॉकेट का नीचे गिरता जा रहा है? व्हाई इज दैट हैपनिंग? मुझे वेट कम करना है भाई. मेरे पास सबसे बड़ा टारगेट क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है इन मिनिमम टाइम एंड मिनिमम फ्यूल. मिनिमम टाइम और मिनिमम फ्यूल किस चीज से इंश्योर किया जा सकता है? इट कैन बी इंश्योर्ड बाय मेकिंग श्योर द ओवरऑल वॉरहेड और द ओवरऑल रॉकेट इज लाइट. सो व्हाट एम आई डूइंग? लेट अस से दिस इज माय रॉकेट, दिस इज कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3 और ये जो टिप है ये वॉरहेड. तीनों कंपार्टमेंट में फ्यूल है. सबसे पहले नीचे वाले कंपार्टमेंट का फ्यूल बर्न होगा. जैसे ही इसका पूरा फ्यूल खत्म हो गया मैं इसको नीचे छोड़ दूंगा. अब सेकंड कंपार्टमेंट का फ्यूल बर्न होगा. जैसे ही इसका फ्यूल खत्म हुआ मैंने इसको भी छोड़ दिया. थर्ड कंपार्टमेंट का फ्यूल बर्न होगा, मैंने इसको भी हटा दिया. डू यू सी एट एवरी स्टेज द मिसाइल इज डिसइंटीग्रेटिंग. इट इज नॉट फॉलिंग अपार्ट, इट इज डिसइंटीग्रेटिंग. इफ द फ्यूल इज यूज्ड, द फ्यूल कंपार्टमेंट इज left behind. Why? I need to make the missile light. I need to make the missile lighter and this lighter missile will carry the ammunition at a faster pace in a less time, consuming lesser fuel. और फिर मैंने देखा कि एंड तक जाते जाते मेरे पास यहाँ पर केवल क्या बच रहा है? एम्यूनेशन. एंड द एम्यूनेशन इज एक्चुअली फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. मेरा मेन टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल के फ्यूल कंपार्टमेंट्स का क्या था? इस एम्यूनेशन को कहाँ तक लेकर जाना? अपने हाईएस्ट पॉइंट तक. आई फर्स्ट क्रिएटेड बैलिस्टिक मिसाइल फॉर कीपिंग 2-3 थिंग्स. 1, देखो पाकिस्तान के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं. पाकिस्तान के लिए मेरे पास केवल 200 किलोमीटर्स से लेकर 500 किलोमीटर्स तक की रेंज की मिसाइल्स आर मोर देन सफिशिएंट. आई हैड टू क्रिएट द बैलिस्टिक मिसाइल्स टू टैकल चाइना. बिकॉज चाइना इज़ अ लार्जर कंट्री. चाइना का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है. तो वर्ल्ड ऑर्डर में होता क्या है? वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे पहले कोई भी चीज़ बना लेता है रशिया. कोई भी चीज़, हम एंटी मिसाइल टेस्ट देखेंगे, कुछ भी होता है, सबसे पहले बना लेता है रशिया. फिर किसको बनाना पड़ता है? यूएसए. यूएसए की वजह से किसको बनाना पड़ता है? चाइना. और चाइना की वजह से किसको बनाना पड़ता है? फिर पाकिस्तान बना नहीं पाता और फोटोशॉप करा हुआ वीडियो डाल देता है कि और उनने किया हुआ है ऐसा कि हमने भी मिसाइल लॉन्च करी है. और दिक्कत की बात ये है कि वो वीडियो पकड़ा भी जाता है. फिर वो ये बोलते हैं कि हमारा सिस्टम हैक हो गया था और ये किसकी साजिश है? इनकी. सो यस, दैट इज एन अमेजिंग. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन योर पॉलिटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद द पीपल. लोग बेकार नहीं होते कहीं के भी, लोग हर जगह के अच्छे ही होते हैं बेचारे. लेकिन क्या होता है कि व्हेन the right people are not chosen at the positions of power. आप अगर देखें तो पाकिस्तान का जो आर्मी स्कूल, जो मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ एशिया. इवन इफ यू लुक एट द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री,
दिक्कत ये है कि इतने सैंक्शंस लग जाते हैं हेयर एंड देयर एंड देयर आर लॉट ऑफ अमेजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स विच कम फ्रॉम दैट प्लेस, बट दिक्कत ये है कि मौका ही नहीं मिल पा रहा। आप इतने पॉलिटिकल रिलीजियस टर्मोइल में फंसे हुए हो कि आपको इस क्रिएटिविटी का टाइम नहीं मिला। अ स्टेबल हेल्दी पाकिस्तान इज अ नेसेसिटी फॉर इंडिया, अ स्टेबल हेल्दी अफगानिस्तान इज अ नेसेसिटी फॉर इंडिया, अ स्टेबल हेल्दी बांग्लादेश इज अ नेसेसिटी फॉर इंडिया। दिख रहा है ना, अब बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट में आ गई है? Do you see there is a spillover effect? Unstable neighborhood will never be a good thing for India. We should never be happy if in neighborhood there are riots or there are disturbance. कभी खुश मत होना इस बात पे कि अरे इनके यहाँ तो लड़ाई हुई, नहीं। अगर उनके यहाँ लड़ाई हुई है तो वो स्पिल ओवर होकर आपके यहाँ भी आएगी, whether it is coming in the form of refugee crisis, whether it is coming in the form of smuggling, whether it is coming in the form of any other thing. Now, मुझे थोड़ा बैलिस्टिक मिसाइल समझ में आया। What is the ballistic movement? Ballistic movement is when any object falls under the influence of gravity. But is it throughout the journey falling under the influence of gravity? नहीं. Half of the trajectory is under the influence of gravity. Ballistic missiles होती हैं हाथी जैसी, ठीक है? Ballistic missiles होती हैं हाथी जैसी। हाथी मुझे दूर से आता हुआ दिखता है, तो ऐसा नहीं है कि हाथी को देखा नहीं जा सकता या हाथी आएगा और मुझे पता नहीं चलेगा। हाथी दूर से आता हुआ दिखता है, लेकिन उस दूर से आते हुए हाथी को भी मैं रोकने की भी कोशिश करूं तो वो कुछ ना कुछ डैमेज करके जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉरहेड। आई एम टॉकिंग अबाउट 1.5 टन्स। 1 टन का वॉरहेड ना बहुत होता है, बहुत सारा होता है। 1 टन का वॉरहेड आपका हिरोशिमा नागासाकी की बात कर रही हूँ, तो 1 टन का वॉरहेड अगर आपकी मिसाइल्स कैरी कर रही है, दैट इज अ ह्यूज कैपेसिटी। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैव बीन डेवलप्ड। सबसे पहले अब मुझे लॉजिक समझ में आया कि बनाई क्यों थी मैंने बनाई थी 2 रीजन से। मुझे मिसाइल्स को दूर भेजना था। किसकी वजह से दूर भेजना था? चाइना। तो I wanted to create missiles which can travel long distances. Second, I wanted to create the missiles which can carry huge quantum of warhead. वॉरहेड बहुत सारा होना चाहिए, वेट वॉरहेड का इतना ज़्यादा होना चाहिए कि इफ़ देर इज अ लार्ज स्केल वॉर आई कैन डू कंसिडरेबल रिस्ट्रिक्शन। जो मेन रीजन था वो था डेटरेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटरेंस? डेटरेंस क्या होता है? अच्छा, फांसी की सज़ा क्यों सुनाई जाती है? पॉलिटी तो पढ़ी होगी, पॉलिटी पढ़ी है। पॉलिटी में हमेशा एक लड़ाई होती है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। फांसी की सज़ा क्यों होनी? हमारे साथ बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए फांसी की सज़ा? ताकि भय बना रहे। यही रीज़न है ना कि देखो, जैसे क्या दिक्कत हो रही है कि आपका ऑफेंस कितना भी बड़ा है, लेकिन यदि व्यक्ति मरा नहीं है तो आप उसको 7 साल में छोड़ रहे हो, है ना? और उसने अगर 4 कुर्सी मेज बना दी तो उसको तुम 3.5-4 साल में छोड़ रहे हो। आप ये भूल ही गए कि उसने सामने वाले को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। दैट कैन बी एनीथिंग, डिकैपिटेटिंग समबडी, रेपिंग एनीबडी, एनीथिंग। डिकैपिटेशन क्या होता है? हाथ पैर काट दिए। हाथ पैर काट दिए पर मृत्यु नहीं हुई तो मृत्युदंड नहीं मिलेगा। आपको कितनी देर में छोड़ दिया जाएगा? 4 से 7 साल की सजा। तुमने 4 से 7 साल में सामने वाले को फारिग कर दिया, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो तो खत्म ही हो गया ना। डू यू थिंक दिस प्रोपोर्शन इज करेक्ट? बट हम किस चीज़ पे फॉलो करते हैं? हमारा जो लॉ सिस्टम है कि एवरी पर्सन शुड हैव अ सेकेंड चांस एट लाइफ। हमने लेकिन फांसी की सजा को क्यों नहीं हटाया? वी आर वन ऑफ द ओनली फ्यू कंट्रीज वेयर विच इज अ डेमोक्रेसी विच इज स्टिल हैविंग द कैपिटल पनिशमेंट सो दैट देयर इज अ कंसिडरेबल डेटरेंस। हम जितनी भी मिसाइल्स बनाए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो हमने बनाई है डेटरेंस के लिए। हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकते हैं। They are nuclear powered and not powered but they are nuclear warhead carrying ballistic missiles, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर हम न्यूक्लियर मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हैं। तो हमको पता है कि ये ज़रूरत अमूमन तो नहीं पड़नी चाहिए। ये सारा प्रोग्राम किसके अंडर हो रहा था? कलाम से। This is the reason why he is so revered among the scientific community and among the officers. आर्मी ऑफिसर्स भी बहुत शौक से और बहुत गर्व से कलाम साहब के बारे में बात करते हैं। रीजन भी, इट गेव द आर्मी द कॉन्फिडेंस दैट इफ यू एक्चुअली ट्राई समथिंग लाइक 1962 अगेन, देन वी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड।